हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव प्रकरण के पार्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस के ही पार्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले हम जो है पौधों में ट्रांसपोर्ट के बारे में बताए थे। पौधों में जो फूड मटेरियल्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है और कैसे पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचता है, या जड़ों द्वारा जो होता है वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो आज हम जीवों में के साथ साथ मनुष्य में जो है वहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो भी भोज्य पदार्थ जीवधारी लेता है, ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों के साथ साथ अंगों से जैसे बनता है, सिस्टम से में बनता है, तो कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसके अतिरिक्त इसमें वेस्टेज भी होते हैं, CO2, NH3 वगैरह भी होता है, इसको भी हम अध्ययन करेंगे। परिवहन में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। तो लेकिन हमारा जो थीम है वो जीवों से होते हुए मानव में जो है वहन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो हल्का सा हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जो परिवहन होता है जीवों में किस तरह से होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन लिविंग बीइंग्स। तो कह सकते हैं कि जो भी फ्लो होता है जीवों में बहने वाले द्रव के आधार पे हम परिवहन तंत्र को निम्न प्रकार कह सकते हैं। पहला है जल परिवहन तंत्र, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे जलीय जीव होते हैं, स्पंज, हाइड्रा, स्टारफिश वगैरह में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसका सर्कुलेशन होता है। फिर आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिवहन तंत्र। तो इस परिवहन तंत्र में रुधिर एक माध्यम होता है, ब्लड कहते हैं, और जो सभी जीवों में जो है आवश्यक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी जंतु होते हैं, उसमें पाया जाता है। तो कुछ जो है नॉन वर्टिब्रेट्स में भी जो है इस तरह का होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कोई इसी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। जो रुधिर होता है ऊतक कोशिकाओं से सीधे संपर्क में न होकर के जो है कोशिकाओं से छन कर लिम्फेटिक फ्लूइड के माध्यम से ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। और यह द्रव्य ऊतक द्रव के साथ सीधा संपर्क में होता है। इस तंत्र को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और कार्डिटा संघ के जंतुओं में लिम्फेटिक सिस्टम जो है परिवहन तंत्र का काम करता है। तो ये तो कुछ हो गया। कुछ नॉन कार्डेट जैसे होते हैं, इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, केचुए वगैरह में। तो इसी के साथ साथ मनुष्य में जो परिवहन तंत्र होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में यह मदद करता है। और ह्यूमन में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। पहला होता है फ्लूइड मीडियम, ब्लड। क्या होता है? ब्लड होता है, जिसे रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। दूसरा होता है हार्ट, हृदय, ये पंपिंग आर्गन है, बोलते हैं इसको। और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स होता है। तो सिस्टमेटिक रूप से इसको समझने के लिए एक एक पार्ट को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। ब्लड जैसे होता है, रुधिर बोलते हैं इसको। तो ब्लड को कह सकते हैं
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। पूछा जाए ब्लड क्या होता है, तो तरल संयोजी ऊतक होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड को कहते हैं। फ्लूइड क्यों कहते हैं? फ्लूइड मतलब कि इसमें तमाम तरह के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी हाई होती है, जैसे पानी हल्का होता है तो बहने का गुण एज कंपेरेटिवली वाटर की इसमें गाढ़ा होता है, थिक होता है, तो फ्लूइड बोलते हैं इसको। कनेक्टिव इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, मीडियम का काम करता है। जैसे मीडिया होता है, कोई समाचार का प्रसारण होता है, कहीं कोई घटना घटती है तो एक जगह से दूसरी जगह पूरे वर्ल्ड में तो सर्कुलेट हो जाता है, ग्लोब पे भी। तो पूरी बॉडी को एक ग्लोब मान लें तो फ्लूइड जो होता है ब्लड होता है, कनेक्ट ब्लड वेसल्स होता है। और टिश्यूज इसलिए कहेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ब्लड को मान लीजिए कहीं पे चोट लगा या कहीं हम पैथोलॉजी में चेक कराने गए, यहाँ पे हम स्लाइड शीशे का होता है, स्लाइड पे ब्लड का पार्ट लिए हल्का सा, तो इसमें से क्या होता है कि इस तरह का पार्ट निकल जाता है, वाटरी पार्ट निकल जाता है और गाढ़ा पार्ट रह जाता है। जैसे कहीं चोट लग गया तो पानी के जैसे पंछा हम कह सकते हैं निकलता है और जो गाढ़ा क्लाट होता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो जो वाटरी सब्सटेंस होता है इसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो गाढ़ा पार्ट होता है इसे ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स कहते हैं। प्लाज्मा हो गया और ब्लड सेल्स हो गया। तो प्लाज्मा जो है एक मैट्रिक्स का काम करता है, बेस देता है, जिसमें ब्लड सेल्स क्या होते हैं अपना तैरते रहते हैं। तो प्लाज्मा हो गया और ब्लड सेल्स हो गया। पूरे ब्लड का 45% से 55% प्लाज्मा होता है और बाकी रिमेनिंग होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा हो गया और ब्लड सेल्स हो गया। तो ब्लड सेल्स जो होता है, ब्लड जैसे दो पार्ट इसके हो गए, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा हो गया। ब्लड सेल्स में जो हो गया ये भी 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। इसको जरा सा रब बस करें। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मिलियन में होते हैं, लाखों में होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी को लाल रक्त कणिका कहते हैं हिंदी में, लाल रक्त कणिका, इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, इसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं। तो जो होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स और ए
ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट और कणिका में श्वेत रुधिराणु, कणिका में श्वेत रुधिराणु और अकणिका में श्वेत रुधिराणु, कणिका में और कणिका विहीन कह सकते हैं। कणिका हिंदी थोड़ा टफ है बायोलॉजी की। विहीन श्वेत रुधिराणु, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, ठीक है। तो कणिका में जो होता है, फिर यहाँ पे जो है कणिका में जो होता है ग्रेनुलोसाइट को पुनः इसको डिवाइड कर सकते हैं एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ग्रेनुलोसाइट्स को एसिडोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है या लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये तो थोड़ा सा ब्लड के बारे में कंपोजिशन हो गया। ब्लड जो होता है प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड को हम कह सकते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो होता है ये दो तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट्स कणिका में हिंदी में कहते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स को पुनः डिवाइड कर सकते हैं एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में। और एक ग्रेनुलोसाइट्स को लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये तो ब्लड का जो हो गया कंपोजिशन हो गया। तो हल्का सा इसके बारे में बताना चाहते हैं। आरबीसी जो होता है इसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। इसमें जो होता है एक ब्लड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। और यह ऑक्सीजन और CO2 को जो है ले जाने का काम करता है फेफड़ों तक। फेफड़े से ऑक्सीजन होगा तो हीमोग्लोबिन से मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो शरीर के विभिन्न भागों तक यह पहुंचेगा। और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो हीमोग्लोबिन से मिलता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और फेफड़ों में जाता है। फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और आरबीसी जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं शरीर के बोन मैरो में बनते हैं। लॉन्ग बोन्स शरीर में होता है, उसमें बोन मैरो पाया जाता है, उसमें बनता है। लेकिन इन्फेंट्स जो गर्भ में बच्चे होते हैं उसमें लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इसकी लाइफ साइकिल 3 महीने 120 दिन तक होती है। और पर डे आरबीसी जो होता है वह 2 से 3 मिलियन मरते रहते हैं और इसका 4 गुना आरबीसी बनते रहते हैं। तो हम मान लो ब्लड डोनेट भी हम करते हैं तो हमारे शरीर में जल्दी से जल्दी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें कोई नुकसान नहीं, किसी का जीवन खतरे में है तो ब्लड को हम डोनेट कर सकते हैं। तो आरबीसी के बारे में हो गया। डब्ल्यूबीसी जो होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। जो है इसकी आरबीसी संख्या जो है 4 से 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है
जो है O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में इसके माध्यम से होता है। और कहीं कहीं पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट्स होता है, तो ऑक्सीजन की तुलना में 22 गुना जो है कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बो हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो कि पॉइजनिंग का काम करता है, दम घुटने से डेथ हो जाती है। WBC जो होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करता है। WBC जो होता है इसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं और ये अनियमित आकार का होता है, ठीक है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता ह्यूमन मैमल्स में। और यह जो है कोशिकाओं के बाहर आकर टिश्यू फ्लूइड में फैलती हैं और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है। अनावश्यक बैक्टीरिया को मारने को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे समाज में कुछ सैनिक होते हैं, फोर्स होते हैं, पुलिस होते हैं, तो इनका काम क्या है, अनवांटेड लोगों को कैच करना, पकड़ना और उनकी जगह पे पहुंचा देना। तो इसमें हमारे शरीर में यदि हानिकारक माइक्रोब पहुंच गए तो WBC जो है उनको इनगुल्फ करके फैगोसाइट कर देता है, समाप्त कर देता है। और हमारे शरीर में जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस बनाता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, एक रसायन एंटीबॉडी बनाता है जो शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसके बाद जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है यह जो ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस का काम करता है। कहीं पे चोट लग गया तो जो है रक्त को जमाने में जो है प्रोथाम्बिन वगैरह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करता है। और कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसका मेन काम है इंटरनल ब्लीडिंग को भी रोकना। जहाँ पे ब्लड वेसल्स में कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग को भी यह रोक देते हैं। तो ये तो हो गया ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो ब्लड वाइट ब्लड जो होते हैं बता दिए। WBC दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो एग्रेनुलोसाइट्स भी दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोसाइट जो बता दिए कि फैगोसाइटोसिस करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। और ह्यूमन मैमल्स में इसकी संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, राउंड सर्कुलर होते हैं और अंडाकार होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है ब्लड सेल्स के बारे में। केवल स्तनियों के RBC में RBC तथा केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य में जो फिर बता रहे हैं RBC का जीवन काल 120 दिन होता है और WBC 10 से 12 दिन होता है। और जो वैसे बता दिए कि 2 से 3 लाख RBC डेड होते रहते हैं, मरते रहते हैं और जनरेट भी रहते हैं। तो स्प्लीन में जो मरे हुए RBC होते हैं जाते हैं तो ग्रेवयार्ड का काम करता है। तो मृत RBC जो होते हैं स्प्लीन में जाते हैं, वहाँ नष्ट कर दिए जाते हैं और नए जो है ब्लड सेल्स बनाने में काम आते हैं। तो कैमल्स जो होता है उसमें RBC न्यूक्लिएटेड होता है, बाकी जितने मैमल्स होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्तनियों में प्लेटलेट्स जो पाए जाते हैं केवल स्तनियों में ही प्लेटलेट्स होते हैं। अन्य कशेरुकी जंतुओं में उनके स्थान पे स्पिंडल सेल्स पाई जाती है। तो ब्लड सेल्स के बारे में हो गया, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। यह ब्लड वेसल्स के माध्यम से विभिन्न शरीर को आपस में कनेक्ट करता है, आवश्यक चीज़ों को पहुंचाता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन्स वगैरह को भी एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू ब्लड में ही सीक्रेट होते हैं पहुंचाता है। और जो होता है ब्लड को
संरचना के हिसाब से देखेंगे, कंपोजिशन के हिसाब से, तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइड होता है। तो ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इत्यादि आ जाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन माइनस कर दिया जाता है तो सीरम रहता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, बड़े प्रोटीन प्रोथाम्बिन, फाइब्रोजेन, जो रुधिर को थक्का बनाने के काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्लड कहीं चोट लग गया, इंजरी हुआ तो क्लॉट हो जाता है, लेकिन हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? तो हिपेरिन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड वेसल्स में ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है, ठीक है। तो आरबीसी बारे में गया, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर होते हैं, ये इम्यूनिटी बॉडी में पैदा करते हैं, फैगोसिटिक एक्टिविटीज को करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में आते हैं। एग्रेनुलोसाइट जो होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इस तरह से ब्लड के बारे में बता दिए। और इस जो है ब्लड वेसल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स, सिरा और धमनी कहते हैं। तो सिरा और धमनी का अंतर भी पूछा जाता है। तो धमनी को अंग्रेजी में आर्टरीज कहते हैं और सिराओं को वेन्स कहते हैं। तो धमनी के बारे में इसे बता रहे हैं, दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में जो है ले जाती है धमनी, आर्टरीज, और सिराएं जो होती हैं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में वापस लाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन है फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के अतिरिक्त सब में रुधिर ऑक्सीजनेटेड शुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से पल्मोनरी वेन्स जो होता है, जो हृदय, पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है जो फेफड़े से हृदय को कनेक्ट करती है। और आर्टरीज की दीवार काफी मोटी, दृढ़ और लचीली होती है, और वेन्स की जो सिराओं की दीवार पतली और अत्यधिक लचीली होती है, और सिराओं की दीवार कम लचीली होती है। धमनियों की दीवार कम लचीली होती है, काफी दृढ़ होती है, क्योंकि आर्किल जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो धमनियों में ब्लड पहुंचता है, ठीक है। तो इसकी गुहा सक्रिय होती है धमनी की, और सिराओं की गुहा चौड़ी होती है। सिराओं में वाल्व नहीं पाए जाते हैं और धमनियों में वाल्व पाए जाते हैं। और सिराओं का जो रंग जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो इसका जो है रेड होता है। और वेन्स जो होती हैं धमनियाँ ये जो होती हैं गाढ़ी या नीली होती हैं। और सिराएं जो होती हैं धमनियाँ जो होती हैं प्राय अधिक गहराई में होती हैं, जबकि सिराएं जो है सुपरफिशियल होते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन वगैरह सिराओं में ही लगाया जाता है। तो रिस्ट जो आर्टरी होती है ये थोड़ा सा ऊपर होती है, नब्ज जो है डॉक्टर इससे देखते हैं यहाँ पे अंगूठे के नीचे जो है। तो सिराओं की दीवार मोटी होने के कारण खाली होने पर पिचकती नहीं है, और धमनियों की दीवार सॉरी स्टूडेंट्स, सिराओं की दीवार जो होती है धमनियों की दीवार मोटी होने के कारण खाली होने पर पिचकती नहीं है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, धमनियों के बारे में बता रहे हैं। और सिराओं की दीवार खाली होने पर पिचक जाती हैं, और धमनियों में इसमें हर समय रुधिर का लगभग 15% अंश भरा रहता है। और धमनियों में सिराओं में रुधिर का लगभग 64% हमेशा भरा रहता है। तो ये तो बेसिक हो गया सिरा और धमनी में अंतर। मेनली ये जानिए कि धमनी को आर्टरीज कहते हैं। यह हार्ट से विभिन्न भागों में प्योर ब्लड को
पहुंचाती है विभिन्न अंगों में, और शिराएं जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हृदय में पहुंचाती है। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स जो होती है, पल्मोनरी आर्टरीज में इम्प्योर, पल्मोनरी आर्टरीज में जो होता है पल्मोनरी आर्टरीज में शुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी वेन्स में इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो यह तो हो गया, और हम अपनी जो है यहाँ पे अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो हम होप करते हैं कि ये पार्ट आपको समझ में आएगा बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम ब्लड के बारे में बताए हैं और सिरा और धमनी के बारे में। तो आगे हम ह्यूमन हार्ट के बारे में और इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन के बारे में कल नेक्स्ट अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और आई होप सब लोग बोर्ड की एग्ज़ाम की सब तैयारी कर रहे होंगे, और कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो हमारा पसंद आएगा सब लोग इसको यूट्यूब पे लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।